स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। इस समय एक खास शख्सियत है आईटीवी नेटवर्क पर, जहां जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के गुलाम नबी आजाद साहब। आजाद साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और जो इस हफ्ते हमने तस्वीर देखी, पूरा कश्मीर जो था वो दिल्ली में था, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, 8 दल, 14 लोग, वो एक पावरफुल तस्वीर थी जो हमने देखा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और दिल दोनों कश्मीर से मिलेंगे। थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा, जम्मू एंड कश्मीर था। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हैं, जम्मू और कश्मीर। और जम्मू के बगैर कश्मीर इनकम्प्लीट है और कश्मीर के बगैर जम्मू इनकम्प्लीट है। ये दोनों हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें गौरव है कि ये रेयर कम्बिनेशन है और दोनों स्टेट कैपिटल्स हैं बहुत ज़माने से। अच्छा लगा हमें ऐसी मीटिंग। तो वैसे 5 अगस्त 2019 से पहले अगर होती तो बहुत अच्छा होता। शायद ये नौबत नहीं पहुंचती जो कुछ आज हुआ। कुछ हुआ होता थोड़ा बहुत, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ। शायद स्टेट के 2 हिस्से नहीं होते, शायद 2 यूनियन टेरिटरीज नहीं बनती, और शायद जो इतना नुकसान हुआ है 2 साल में, जम्मू प्रोविंस का भी कश्मीर का भी, वो नहीं होता। शायद इतनी बेकारी और बेरोज़गारी नहीं बढ़ती। शायद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल की दूरियां जो हैं जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में, शायद वो दिल की दूरियां इतनी नहीं बढ़ती अगर ये मीटिंग 5 अगस्त 2019 से पहले होती। लेकिन चलो, हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने भाषण में कहा कि भाई मैं तो चाहता था पिछले साल से ऐसी मीटिंग करना, लेकिन संभव नहीं हो पाया कोविड के कारण। देर हुई लेकिन मीटिंग हो गई और अच्छे वातावरण में हुई। कभी कभी जब दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में मीटिंगें होती आई हैं, मैं 40-45 साल से देखता हूँ। इंदिरा जी के वक़्त में भी एक मीटिंग हुई थी। दिल्ली के कुछ जो रिप्रेजेंट करते थे कांग्रेस पार्टी को या सरकार को, और जम्मू कश्मीर के लीडरों के बीच में टकराव हुआ, तो मैं हो गई। लेकिन आज एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई। शायद सरकार भी सुनने के लिए पूरी से तरह से तैयार थी। गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको खुल के बात करना चाहिए और समय लगे लेकिन खुल के बात करें। और मुझे खुशी है कि हमारे जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेताओं, सभी लीडरों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर और सीपीआई सीपीएम तक और बीजेपी तक, सब लोगों ने खुल के बात की। जो अपना आक्रोश था, जो गुस्सा था, जो शिकवे शिकायत थे, उनका उल्लेख किया, उनका जिक्र किया उन्होंने खुल के, और सरकार ने उसको बुरा नहीं माना। ये बहुत अच्छी बात। ठीक है सर, आपने 5 पॉइंट्स जो थे वो पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से 5 पॉइंट्स आपने इस मीटिंग में रखे। सरकार की तरफ से आश्वासन क्या था आपको? और इस मीटिंग से सर, एक तो आपके 5 पॉइंट्स, और इस मीटिंग से जम्मू एंड कश्मीर का जुड़ाव दिल्ली से क्या वापस होगा? क्योंकि एक चर्चा इस बात की चल रही है कि एक अच्छा इनिशिएटिव था, अब लोग भरोसे के साथ दिल्ली को देख रहे हैं। आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछे। 5 पॉइंट्स तो दिए, लेकिन 5 पॉइंट से पहले हमने और कुछ भी बोला। हमने ये बोला कि भाई आपके इस 2 महीने में जम्मू की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, जम्मू का जो रिलीजियस हमारा पिलग्रम टूरिज़म था माता वैष्णो देवी की, वो बहुत कम हो गया। हमारा ट्रांसपोर्ट जम्मू का ख़त्म हो गया। हमारा बिजनेसमैन जो तजारत करने वाले जम्मू के लोग थे वो ख़त्म होंगे। कश्मीर में टूरिज़म, पर्यटन ख़त्म हो गया। कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म हो गया। कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया। तो कुल मिलाकर चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों गरीबी की तरफ बहुत धकेल दिए गए इन कारणों से। और लेकिन अब पास्ट चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। तो फिर हमने ये 5 पॉइंट रखे। ये 5 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इस सरकार हर जगह कहती है, हर इलेक्शन में कहती है कि हमने बीडीसी के इलेक्शन कराए, डीडीसी के इलेक्शन कराए। वो ठीक है, हम उसको सराहना करते हैं।
हम लोगों ने यहाँ बहुत प्रयास किया था पिछले सालों में। राहुल गांधी जी ने बड़े पैमाने पे बड़ा उठाया था। मैंने अपने लेवल पे तो मैं खुद गया था जम्मू कश्मीर और एक सेमिनार लिया था कि इसको जल्दी करना चाहे, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे लोग नहीं कर पाए जो प्रीवियस गवर्नमेंटें थी। तो इन्होंने उसको इलेक्शन कराया, तो वो अनिवार्य था, ज़रूरी था, तो उसके लिए हमने बधाई दी है, सदन के अंदर भी बधाई दी है। लेकिन अब हमने बताया कि भाई लोकतंत्र के लिए जहां आप कहते थे कि बीडीसी ज़रूरी है, ब्लॉक लेवल इलेक्शन, पंचायत लेवल इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन, लेकिन विधानसभा का इलेक्शन तो उनसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फल फूल तभी सकती हैं जब इनके ऊपर विधानसभा हो। ऐसा नहीं हो कि विधानसभा ही नहीं हो और दिल्ली में पार्लियामेंट और वहाँ गाँवों की कमेटी हो। उसको जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक गाँव और दिल्ली के बीच में तो विधानसभा है। तो अब पूरी तरह से लोकतंत्र तब बहाल होगा जब विधानसभा हो जाए, उसके इलेक्शन होने चाहिए। और उस विधानसभा को एक नई दिशा देने के लिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए, कानून बनाने के लिए, कानूनों को लागू करने के लिए तो स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड चाहिए, हाँ, ये डिमांड आपने लगभग सभी लोगों ने सभी लोगों ने स्टेटहुड चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि गवर्नर रोल में, हम यहाँ गवर्नर की निंदा नहीं करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेकिन सिस्टम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक हुआ है, लेकिन लाखों तो मुलाजम है। तो मुलाजम सरकार नहीं चल सकता। मुलाजम चाहे कितना ही अच्छा हो, ब्यूरोक्रेसी चाहे कितनी ही अच्छी हो, लेकिन उनका काम एक ऑफिस का काम है, फाइल का काम है। ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है कि वो गांव में जाए, सिटीज़ में जाए, पब्लिक मीटिंग की करे, पब्लिक हियरिंग सुने, उनकी पानी की समस्या कहाँ है, नौकरी की समस्या, अस्पताल की समस्या कहाँ है, हॉस्पिटल में एडमिशन की समस्या। ये ब्यूरोक्रेसी को न पढ़ाया जाता है कहीं दुनिया में। और हाँ, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। लेकिन इसलिए डेमोक्रेसी के लिए मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने सर लोकसभा में, अगर आपको याद हो सर, आप उसमें थे, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम स्टेटहुड, हाँ, मैं 2 दफा तो मेरे भाषणों के ऊपर उन्होंने कहा था, तो हमने वो भी मीटिंग में कहा, उन्होंने तो हमने अपने भाषण में कहा दिया कि भाई आप अपना वादा पूरा करिए। आपने सदन में बताया है और गृह मंत्री जी ने बताया कि हाँ मैं बताया है। तो बहरहाल ये चीज़ें हम लोगों ने, चाहे स्टेटहुड की बात हो, इलेक्शन की बात हो, कश्मीरी पंडित्स को वापस लेने की बात हो, चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो इनको छोड़ने की बात हो, या हमारी जो ज़मीन है और नौकरी है, ये सिर्फ वहीं के लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए डोमिसाइल उसकी गारंटी होनी चाहिए लॉ की। वो चाहे किसी भी सूरत में आप लाएं, उसका नाम कोई दें, हमें तो आम खाने से गर्ज है, नाम आप कुछ दे दें। हमें ये कहना चाहिए कि भाई 1925 से, महाराजा के वक़्त से वहाँ बाहर वाला ज़मीन नहीं ले सकता, और नौकरी वहाँ के लोगों को ही देनी है। हमें वो दे दो वापस, आप स्टेटहुड में ही एक क्लास डाल दो। तो हमें ये पांचों चीज़ें चाहिए। और खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री ने 3 चीज़ें तो मान ली, स्टेटहुड भी मान लिया, इलेक्शन भी मान लिया। मतलब होम मिनिस्टर ने उसका उल्लेख किया तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके ही किया होगा। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि हम इतने कुछ दिनों में तकरीबन, उन्होंने 99% तो नहीं बताया, लेकिन जो आंकड़े उन्होंने बताए वो तकरीबन 99% बनते हैं, छोड़ दिया। सर, क्योंकि स्टेटहुड की आपने बात करी, डोमिसाइल की बात करी, एक चर्चा और भी बहुत है डिलिमिटेशन की, जो कि 1 साल से प्रोसेस चल रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि अब जो प्रोसेस चल रहा है उसमें श्रीनगर की सीट्स कम हो जाएंगी और जम्मू रीजन की सीट्स बढ़ जाएंगी। एक चर्चा ये भी है कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें सीटों का जो बैलेंस है, जो डेमोग्राफी है, वो थोड़ी चेंज होगी। डेमोग्राफी ज़रूरी नहीं हो सकता है कि, ये भी लोगों को बहुत गलत फहमी है कि जम्मू रीजन में खाली एक ही रिलीजन रहता है। जम्मू रीजन में मिक्स्ड है, दोनों रिलीजन रहते हैं। किस रीजन में बढ़ती है उस पर निर्भर है। लेकिन उससे पहले सीटें कहाँ बढ़ती हैं, ज़्यादा कम होती हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन ये चर्चा थी हम सब की, और उमर साहब ने तो उसको पेश भी किया, और लेकिन वो हम सब की राय थी
शायद बीजेपी को छोड़कर सब राजनीतिक दलों की राय थी कि असम के अंदर गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया था, तो हमने कहा यहाँ भी पोस्टपोन करो, लेकिन उसका उत्तर गृह मंत्री ने दिया और उसके सामने हमारा जवाब नहीं था कुछ। उन्होंने कहा कि असम के अंदर डिलिमिटेशन करने से कोई सीट बढ़नी नहीं थी, कोई घटनी नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्टेट के डिवीज़न के बाद, यूटी बनने के बाद जम्मू और कश्मीर की जो यूटी है उसकी 7 सीटें बढ़ गई है। तो वो 7 आदमी कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? उनको भी तो इलेक्शन लड़ना है, उनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूंसी अगर चाहिए तो डिलिमिटेशन होगी। तो आई थिंक वो मेरे ख्याल में वैलिड उनका था कि अगर इलेक्शन अभी करना है तो उसके लिए डिलिमिटेशन चाहिए। अब सवाल मुद्दा है, हमारी जो सबसे बड़ी मांग है कि चलो अगर डिलिमिटेशन का बाद ही इलेक्शन करनी है, लेकिन पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा है और वो हमने बता दिया और सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। आपको कहना है पहले स्टेटहुड हो, पहले स्टेटहुड हो। आप चाहते हैं स्टेटहुड का दर्जा पहले बल्कि बहुत सारे लोग, शायद आप भी वही चाहेंगे क्वेश्चन पूछना, बहुत सारे लोग हैं कि भाई अभी डिलिमिटेशन में तो टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगे तो 1 साल में क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने अंदर नहीं कहा लेकिन अपेक्षा करता हूँ, कि जिस वातावरण में, जिस माहौल में पॉलिटिकल पार्टीज़ और सरकार के बीच में, जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बीच में जो बात हुई, बहुत अच्छी वातावरण है। और प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद ही बताया है कि अब ये दिलों की दूरी, जो मिसट्रस्ट है, ये ख़त्म हो जाए। तो अगर सरकार चाहे तब तक इंतज़ार न करे जब तक डिलिमिटेशन हो, सरकार को चाहे अभी भी बिल लाना और स्टेटहुड दे देना और चुनाव करा लीजिए। नहीं, चुनाव नहीं, डिलिमिटेशन करें, उसके बाद स्टेटहुड दे दे, स्टेटहुड दे, गवर्नर रहे वहां, सिस्टम कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बदलेगा। आप लोगों ने ये भी कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये चीज हमने अंदर नहीं बताई, मैं गलत नहीं बताना चाहता हूं कि भाई मैंने अंदर कहा, नहीं, मैं ये अभी कहता हूं कि बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ने मुझसे पूछा, तकरीबन 30, 40, 50 इंटरव्यू मैंने दिए, उनने पूछा कि भाई अब 1.5 साल तक तो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो मैं आज आपसे बताता हूं, अगर सरकार, आज जो सरकार ने और अपोजिशन के बीच में थोड़े ब्रिजेस बिल्ट हुए हैं, चाहे जितने भी हुए हैं बिल्ड, और चाहे जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन कॉन्फिडेंस की तरह एक शुरुआत की है, तो सरकार चाहिए कि सरकार अगर चाहे तो एक नया रास्ता, भाई तब तक इंतजार मत करो कब डिलिमिटेशन होगी, कब स्टेट होगी, कब इलेक्शन होगी, वो इस बिल में जुलाई में सीधे ला सकती है एक बिल के स्टेटहुड तो दे दो भाई, अब इसमें साल लगेगा, 6 महीने लगेगा डिलिमिटेशन में, फिर इलेक्शन। आप प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के बाद ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक मैं बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ कि जिससे एक, तब जब तक डिलिमिटेशन कमीशन खत्म नहीं होता, उसमें 1 साल लग सकता है, 8 महीने लग सकते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, एक कदम और आगे, एक कदम और आगे सर, भाई तब तक नहीं इंतजार करेंगे, अभी देते हैं, जुलाई में सेशन है, हम बिल लेते हैं। हमने मान लिया, हमने सदन में भी कह दिया था कि स्टेटहुड देनी, हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी मान लिया स्टेटहुड देनी, तो फिर 1 साल का क्यों इंतजार करने, अभी दे देते हैं। बड़ी बात सर, एक चीज पे और बहुत चर्चा है, इस मीटिंग, एक तरफ ये मीटिंग चल रही थी, ये विजुअल्स चल रहा था, दूसरी तरफ सर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा साहब, अभी भी उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब देखें ये, अब ये देखें, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, मैं एनसी को भी नहीं मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, ना मैं पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा था या सीपीएम को रिप्रेजेंट कर रहा, मैं तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो मेरी पार्टी ने डिसाइड किया था, हमारे लीडर्स ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सब ने, हाईकमांड ने, और जो हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस है पार्टी के अंदर, उसकी तरफ मैंने ये जो 5 सुझाव हमने दिए थे, ये दिए थे, और उसमें 3 चीज़ों को अच्छी तरह से कंसिडर किया। और मुझे खुशी है कि चाहे वो जम्मू के रूलिंग पार्टी के हमारे भाई हों
कश्मीर के हमारे भाई हों, किसी ने उनको कंट्राडिक्ट नहीं किया, उन्होंने अपने भी कुछ सुझाव दिए, लेकिन साथ में इन सुझावों की भी हामी भरी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि महबूबा जी ने क्या कहा, अंदर क्या कहा, बाहर क्या कहा, दूसरे किसी ने अंदर क्या कहा, बाहर है, ये उनका काम है, उसका स्पष्टीकरण सरकार का काम है। मैं नहीं समझता कि उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। सर एक चीज़ और, मैं अब की महबूबा का, मुफ्ती जी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी कहा पाकिस्तान को भी एक होल्ड, मैं उसको हटा। मैंने कल करण सिंह जी से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि दो चीज़ों को आप अलहदा रखिए। एक, जम्मू एंड कश्मीर पर बात हो रही है, स्टेक होल्डर से आप बात करिए, 370-35 से आपने हटाया है, मान लिया मैंने इसको, कहा मिक्स मत करिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि 370 और 35A पे आप पाकिस्तान पे बात करिए, कभी मत करिए, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम सरकार के साथ है। कहा लेकिन क्योंकि वो हमारा एक नेबरिंग स्टेट है, अटल बिहारी वाजपेयी वहां बस लेकर गए थे, मुशर्रफ साहब को यहां बुलाया गया था, और उन्होंने ये भी कोट किया कि प्रधानमंत्री भी एकाएक बिना रूटीन के हेलीकॉप्टर से लैंड कर गए थे, तो वो भी एक रिश्ता बनाने गए थे। तो कहा कि लोग इस बात को कहते थे अटल जी कि आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, तो 35A और 370 पर मत बात करिए, लेकिन एक डायलॉग आपका होना चाहिए अपने पड़ोसी के साथ। देखो, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर बता सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये पाकिस्तान के साथ डायलॉग होते रहे, आज नई बात नहीं। भुट्टो और इंदिरा गांधी एग्रीमेंट हुआ था, राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में बात हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो सबसे ज्यादा कदम के वो स्वयं पहुंच ही गए थे गाड़ी लेकर। बीच में मनमोहन सिंह जी के और हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टरों के बीच में भी बात होती रही। तो 47 से बीच में चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हालात को ठीक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या वहाँ के जो भी रूलर हो या प्रेसिडेंट हो, उनसे बातचीत होती रही, ये कोई नई बात नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, आज के प्राइम मिनिस्टर ने भी सबसे पहले तो दावत, वो पहली दफ़ा हुआ था कि उनको दावत ओथ के दिए, फिर भी उसके बाद आना जाना हुआ, बाद में हुआ, एक पर्सनल लेवल पे इनकी भी बात होती थी। लेकिन इसमें हमेशा जो भी रूलिंग पार्टी होती है, चाहे हम रूलिंग पार्टी हो या बीजेपी रूलिंग पार्टी हो, ये बाय एंड लार्ज उन्हीं को दिया जाता है प्रेरोगेटिव कि वो माहौल देखें, वक्त देखें कि किस वक्त बुलाना। अपने देश की उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि दोस्त मुल्क के साथ कभी भी याद मत करो तो उसका यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन दुश्मन मुल्क के साथ आप बात करते हो तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया पे पड़ता है। तो ये हमारी सरकार हो या किसी दूसरे की सरकार हो, तकरीबन ये उसी सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि वो समय का चयन करे, समय की सिलेक्शन कब करे, कि आप सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, आप पाकिस्तान से बात भी करें लेकिन उसका यहाँ रिएक्शन भी ना हो। तो इसलिए हमने उस पर अभी पिछले कई सालों से ये नहीं कहा है कि भाई अगर उधर से कोई मारा जा रहा है तो हम कहेंगे बात करो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। तो बाय एंड लार्ज जैसे मैंने कहा कि वो सरकार पर ही छोड़ दें जब वो सोचेंगे ये दोनों चीज़ें, कि भाई बात भी सफल रहे और यहाँ भी नेगेटिव असर न पड़े। ये हम भी सोचते थे, शायद ये भी सोचते हो। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे सर, क्योंकि कश्मीर की बात है, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ पर LOP रहे हैं, और जो विदाई भाषण था वो भी हम लोग अभी तक भूल नहीं पाते हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती है कि भाई जो केमिस्ट्री और एक संबंध प्राइम मिनिस्टर और आपका था, जो दोस्ताना हमने देखा हाउस के अंदर, इमोशंस देखे जैसे प्रधानमंत्री रोए, तो वो भरोसा सबसे ज्यादा आप ही पर है कि आप कैसे ब्रिज का काम करेंगे कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। कश्मीर और जम्मू की जो रिफ्ट्स है दिल्ली के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मिल जाए, उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सर आप पर ही है। कैसे मदद करेंगे आप? नहीं, हमारे बड़े सीनियर लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, सक्षम हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की इक्वेशन है, मेरी सभी प्रधानमंत्रियों से अच्छी इक्वेशन रही थी, इंदिरा जी से, राजीव जी से, नरसिम्हा राव जी से, विपक्ष के जो थे देवी गौड़ा जी, चाहे देवी गौड़ा जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, मेरी सबसे बड़ी इक्वेशन थी, क्योंकि पूरे 5 साल माइनॉरिटी गवर्नमेंट मैंने एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चलाई और वो लीडर अपोजिशन थे।
अगर इक्वेशन हम दोनों के बीच में नहीं होती तो 5 साल नहीं चलती। माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो और हमारे अपने प्रधानमंत्री और दूसरी प्रधानमंत्री, अब यहाँ मेरा रोल एज लीडर अपोजिशन था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इक्वेशन कई जगह तो पार्लियामेंट चलाने के लिए तो करनी पड़ती है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट आदर करना चाहते हैं। और एक चीज़ मेरी, मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैं अलायंस मेरे पीडीपी के साथ था, लेकिन मैं खाने पे एनसी को भी बुलाता था, बीजेपी को बुलाता था। तो जो सरकार चलाता हो या विपक्ष में भी हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में कोई भी बैठे उसको भेदभाव नहीं समझना चाहिए। हमें वहाँ पॉलिसीज की लड़ाई लड़नी चाहिए, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। और मेरा बचपन से ये हमेशा रहा है कि मैं पॉलिसीज, रॉन्ग पॉलिसीज या हमारी पॉलिसी के खिलाफ कोई है उससे पॉलिटिकली लड़ाई लड़ता हूँ, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करता हूँ। तो एक व्यक्तिगत के तौर पे, और प्रधानमंत्री भी ने उस दिन रोया कि मेरे कोई विदाई का उनको ये दुख नहीं था। उन्होंने एक इंसिडेंट घटना हुई थी, गुजरात के लोग मारे गए थे मिलिटेंटों के हाथ मेरे में, और किस तरह से मैं फूट फूट के वहाँ रो रहा था। और जब मैं रो रहा था उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर का ये चीफ मिनिस्टर मोदी जी का फोन आया, तो मैं तो रो रहा के बात कर रहा था। तो इनको लगा देखो गुजरात के लोग हैं और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का रो रहा। तो एक उनको ये फीलिंग हो कि भाई हम अपोजिशन में रहकर भी, लेकिन एक मानवता की और एक इंसानी फीलिंग कितनी है, वो गुजरात के हैं और रो रहा है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, तो इसलिए रोए। फिर वो उसको आगे कंप्लीट नहीं करे, उसी दृश्य को मैं फिर बताना चाहता था, लेकिन चूंकि घटना मेरे सामने हुई थी तो मुझे वो घटना याद आ गई कि वो औरतें और बच्चे जिनके पति मारे गए थे, वो मेरे टांगें पकड़ रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा पति वापस दे दो, कोई कह रहा है ना मेरा बच्चा वापस दे दो। तो मुझे वो दृश्य याद आ गया तो मैं रोने लगा। तो ये लोगों ने इसको गलत निकला कि हम अपने कोई एक वो होता ना कि क्योंकि आप हाउस में रहे हैं, साथ में एलओपी थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे और कश्मीर की बात, और उसके बाद तो लोगों ने बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई। मैसेज जाएगा कि हाँ, एक कश्मीर पर दो बड़े लोग जो हैं वो भी एक जैसा सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट की बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। गुलाम नबी आजाद साहब साफ कह रहे हैं अच्छा स्टेप है, और कह रहे हैं चुनाव जल्द से जल्द हो। स्टेटहुड देने के लिए कोई इंतजार की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ टीवी।